नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महानगरी मुंबई से 26 सेकंड का एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक जमीन में धंसनी शुरू होती। महज 26 सेकंड में कार जमीन में समा जाती है। सवाल यह कि एकाएक कार जमीन के अंदर आखिर कैसे चले गई? ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? कौन कहता है कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया सिर्फ मुहावरा है। मुहावरे को सच होते देखिए। लापरवाही की पृथ्वी कार को पाताल में खींचे लिए जा रही है। किताबों में पढ़ा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। यहाँ परिभाषा को सच होते देख लीजिए। देखिए कैसे महज 26 सेकंड में जमीन इस कार को खा गई। दम साध कर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरानी से भर देगा। आंखें फटी रह जाएंगी इस 26 सेकंड के वीडियो को देखकर। देखते चलिए तब तक जब तक इस कार को जमीन न खा जाए। सेकंड दर सेकंड कार जमीन में समा रही है। देखते ही देखते कार जमीन में समा गई। कार जमीन के अंदर समा गई और पानी ऐसे शांत हो गया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर पश्चिम के कामा लेन की हैं। कामा लेन में ये राम निवास सोसाइटी है। इसी सोसाइटी में कार पार्किंग है। यहीं ये नीली कार पार्क की गई थी। अचानक जमीन धंसनी शुरू हुई और कार जमीन के अंदर समाने लगी। सुबह 8:30 बजे ये घटना हुई। हमारी दूसरी कार, कंपाउंड में दूसरी कार है, उसको जो साफ करने वाला लड़का है उसने बूम मारा कि डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी टेढ़ी हो गई है, देखिए जल्दी आइए। तो हम लोग ने घर के बाहर पैसेज में आके देखा तो गाड़ी टेढ़ी हो गई थी और हम फोटो लिए, तब तक हमारी नज़र के सामने ही वो गाड़ी अंदर चली गई। मतलब कार के मालिक ने देखा कि उसकी कार कुएं में समा रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए सिवाय वीडियो बनाने के। तो न्यूटन की थ्योरी से आगे बढ़ाइए और लापरवाही की पार्किंग बना लेने वालों का सच जान लीजिए। दरअसल जहां पार्किंग बना दी गई, इसके नीचे 30 से 40 फीट गहरा कुआं था। कुआं भी कोई ऐसा वैसा नहीं, करीब 150 साल पुराना कुआं। बारिश हुई तो ऊपर की परत धंसने लगी। परत धंसी तो कार कुएं में समाने लगी। वो तो शुक्र था कि कार में कोई सवार नहीं था। कार जब समा गई तो बीएमसी वालों को बुलाया गया। पानी निकालने के लिए समरसेबल पंप वालों को बुलाया गया और कार को निकालने के लिए क्रेन वालों को बुलाया गया। और इतने सारे लोग आ जाएं तो उन्हें देखने वाले तो बिन बुलाए ही चले आते हैं। तो सब आ गए और राम निवास सोसाइटी में लोगों का जमावड़ा लग गया। अब पानी निकाला जा रहा है। हो सकता है कार भी निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से कार के जमीन के अंदर समाने की ये तस्वीरें सामने आई, उसने सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई में सिस्टम की लापरवाही तो आपने देख ली और अब हम आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीरें जो सिस्टम चलाते हैं। यह तस्वीर शिवसेना के एक विधायक की है जो हम आपको दिखाएंगे। शिवसेना के विधायक पर हीरोगिरी करने का ऐसा नशा सवार हुआ कि बीच सड़क पर उन्होंने एक ठेकेदार को बंधक बनाया। अपने समर्थकों से कहकर उस ठेकेदार के ऊपर कचरा फेंकवा दिया। मगर शिवसेना विधायक ने ऐसा क्यों किया? खबर देखिए। सरकार अपनी है तो गुंडागर्दी का परमिट मिल गया है ना। सीएम अपने हैं तो कानून को कचरा समझेंगे है ना। सत्ता अपनी है तो सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे है ना।
होते होंगे दुनिया में किस्म किस्म के नशे, लेकिन सबसे कर्रा नशा होता है सत्ता का। एक बार चढ़ जाए तो दिमाग को चक्कर घिन्नी कर देता है, फिर कहाँ ख्याल रहता है कि कर क्या रहे हैं। वैसा ही कुछ कर रहे हैं मुंबई में चांदीवली इलाके के शिवसेना विधायक दिलीप लांडे। तो इस पूरी तस्वीर को शुरू से देखिए, कसम से एकदम हिंदी पिक्चर जैसी फीलिंग आएगी। तो सीन ये है कि एक कचरे नुमा गली है, चारों ओर कचरे का अंबार है। चांदीवली इलाके के शिवसेना के विधायक हैं, इनको फिलहाल हीरो मानकर चलिए। विधायक के कार्यकर्ता हैं और बीच में बैठे हैं बीएमसी के ठेकेदार, अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्टर। अब एक्शन देखिए। विधायक जी के कार्यकर्ता ठेकेदार पर कचरा बरसा रहे हैं। आया कचरा झूम के, कई जगह से घूम घूम के, जम के बरस, जरा जम के बरस। साफ करके दे दो, उधर ही रन दो, आने दो, नहीं आएगा, विधायक दिलीप लांडे अपनी जनता को ये बताने पहुंचे थे कि उनकी बुशर्ट की तरह ही उनकी नीयत भी झक सफेद है, लेकिन वो सफेदी की झनकार ही क्या जो जनता के कानों तक न पहुंचे। तो दिलीप लांडे ने इंसाफ मैं करूंगा की तर्ज पर फैसला होगा चौराहे पर टाइटल जैसी फिल्मी एक्शन शुरू कर दिया। ठेकेदार पर आरोप लगाया कि गली की सफाई का काम उसने ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए उसे कचरे से नहलाया गया। ठेकेदार बेचारा मिमियाता रहा, हाथ जोड़कर रिरियाता रहा, मगर ना, दिलीप लांडे तो हीरो बनने निकले थे। बगैर हीरो बने कैसे चले जाते भाई। फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। हमसे 1 घंटे से इधर रास्ते पे खड़ा किया हमको, अभी आ रहे हैं तो कभी आने का, साफ करके दे दो। सही है, सबको जज बनना है, मगर बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, यह हर कोई जानता है। लेकिन शिवसेना के अपने विधायक ऐसे जता रहे हैं जैसे मुंबई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसी और की है। अपने पार्षदों, मेयर और अफसरों से सवाल पूछने की उनकी ज्यादा दिलचस्पी ठेकेदार को धमकाने और सियासत चमकाने में है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पैसों की बंदरबाट का झगड़ा है। गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। कूड़ा वाला मामला तो आपने देख लिया। दूसरा मसला यह है कि विधायक जी के कार्यकर्ता कोरोना मुक्त हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि मास्क भी पहनने की जरूरत होती है। बहरहाल, जो कानून नहीं मानते वो कोरोना के नियम क्या मानेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो विधायक साहब अपना रौला दिखाने के चक्कर में कानून से खिलवाड़ कर बैठे। बहरहाल, आइए अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है। आरोप लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर। आरोप ये कि ट्रस्ट ने 2 एकड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा और यह खरीदारी हुई महज 10 मिनट में। इसे आप यूं समझिए कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए की थी, तो वो 10 मिनट बाद 18 करोड़ की रह गई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम की नगरी इंतजार में है कि कब सरयू की लहरों में चमकेगा राम मंदिर का अक्स। कब लोग गुजरेंगे उन गलियों से जिनका एक छोर प्रभु राम के भव्य मंदिर पर जाकर पूर्ण होगा। लेकिन इस इंतजार के बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ घट रहा है और सियासी हलकों में बढ़ रहा है।
कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत की धुरी रही है अयोध्या। इस बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर पड़ी है। इस बार जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों के हेरफेर का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। कोई जमीन अगर खरीदनी है तो उस ट्रस्ट में एक प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में किसी ट्रस्ट के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया कि ये जमीन खरीदनी है और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदनी है, इसका प्रस्ताव पारित हो गया। हो सकता है प्रस्ताव पहले ही पारित की उसको बात चल रही हो कि यहाँ की जमीन खरीदी जाए। अरे तो भाई जब 2 करोड़ की जमीन थी तो 16.5 करोड़ महंगी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर दिया। राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ट्रस्ट पर राम मंदिर निर्माण के काम का पूरा जिम्मा है। ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है और विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है और प्रधानमंत्री जी को ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के इन घोटालेबाजों को जेल के शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। जमीन कौन सा सोना देने लगी? सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के यही गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इन आरोपों पर फिलहाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्द ही घोटाले के इन आरोपों पर ट्रस्ट अपनी बात सामने रखेगा ताकि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सियासत की सच्चाई सामने आ सके। संतोष कुमार, अयोध्या, आज तक। और अब कोरोना के चलते ठहरी हुई, रुकी हुई, थमी हुई राजधानी की बात, कल से दिल्ली में रियायतों की तीसरी किश्त शुरू हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल से बाजारों को दिल्ली में पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दिल्ली में रियायतों की तीसरी किश्त आ गई है। कोरोना से लड़ाई में फिलहाल दिल्ली वालों का पलड़ा भारी दिख रहा है, लिहाजा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को इसकी बधाई और नई सौगात दोनों का ऐलान किया है। सबसे पहले एक नजर में समझिए कि दिल्ली में सोमवार से क्या-क्या खुल जाएगा। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे।
बाजारें, दुकानें अनलॉक से पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। हालांकि सैलून, जिम जैसी कई जगहें अभी भी बंद हैं और इनसे जुड़े लोग रियायत नहीं मिलने से निराश हैं। और आपको पता ही है कि लॉकडाउन ने कैसा असर किया है सबके लाइफ में, अप एंड डाउन कर दिया है, सबको बहुत मुश्किल हो रखा है। एक्चुअली हमें जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। 50% क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। अब तक जो व्यवस्था रही है उसमें रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा था, लेकिन सिर्फ टेक अवे के लिए, यानी कि तस्वीर के जरिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिलीवरी बॉय यहाँ पर खड़े हैं वो खाना लेकर अलग अलग जगहों पर पहुँचाते थे, लेकिन अब जो परिवार हैं वो रेस्टोरेंट में आकर खाने का लुत्फ ले सकेंगे। और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए ये नियम जारी किया गया है कि रेस्टोरेंट में जितनी भी सीट्स हैं उसमें 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठाना होगा। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भी एकदम साफ कर दिया है। लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उसके इंतजाम किस काम आते हैं ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि 2022 का प्लान बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तैयार करेगा। उन्होंने ओबीसी समाज की नाराजगी से भी साफ इनकार किया। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कई तरह की चर्चा गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दिल्ली में कई मीटिंग्स की, तमाम शीर्षस्थ नेताओं से वो मिले। उसके पहले लखनऊ में भी संघ से लेकर बीजेपी के संगठन की तमाम बैठक हुए। लेकिन इन मंथनों से क्या निकला, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ केशव मौर्य हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे। सर स्वागत है आज तक में। ये बताइए कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पहले 3 दिन तक बीएल संतोष जी ने यहां मीटिंग ली, संगठन से मीटिंग हुई, सरकार से मीटिंग हुई, मंत्रियों से मुलाकात हुई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, वहां अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले। आपको क्या लगता है इस इतने मंथन से क्या निकलने वाला है? देखिए, यह जो आप मंथन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह शब्द चयन सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है
जैसे हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का उत्तर प्रदेश आगमन होना, जिस भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होने होते हैं लगभग 1 वर्ष पहले हमारे संगठन महामंत्री जो राष्ट्रीय होते हैं वो आते हैं और चुनावी तैयारी की दृष्टि से जो एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन देना हो तो देते हैं। कोविड था इसलिए 1 वर्ष पहले नहीं आ पाए, अब बंगाल आदि के चुनाव थे उसमें व्यस्त थे, तो इस समय आए। तो चुनावी तैयारियों की दृष्टि से समीक्षा भी किए, पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी हम कैसे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष पद पर, चूंकि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जीतेंगे, तो हमें अधिक सीटों पर लगता है कि भाजपा पंचायत के चुनाव में भी विजय प्राप्त करेगी। इसलिए मंथन शब्द मुझे लगता है ठीक इसलिए नहीं है कि ये रूटीन, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने तो नहीं गए, इसके पहले भी जाते रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा के खाते में आई है। और जो भ्रम बैठा करके दिमाग में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, अभी जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो ना घोड़ा दूर होगा ना मैदान दूर होगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी CM हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार में। साफ तौर पर बहुत सारे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जो मीटिंग है इसे मंथन न कहें, ये बीजेपी की रूटीन बैठक है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन चेहरा होगा, यह सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।